हेलो व्यूअर्स। आज जानेंगे स्टॉक को सिलेक्शन करने की, स्टॉक को कैसे आप सिलेक्ट कर कर सकते हैं अपने अच्छे गुड्स स्टॉक को फाइंड करने के लिए कि आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है और आपके लिए क्या क्या ज़रूरत है स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। ऐसे बहुत लोग ऐसे जानते होंगे स्टॉक सिलेक्शन करना, लेकिन मैं ये वीडियो बिगनर के लिए बना रहा हूँ जो कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में यदि असुविधा हो रहा है और स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं, किस तरह स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, ये सारा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है कि उसका मार्केट वैल्यू कितना है। उसके बाद स्टॉक देखा जाता है, स्टॉक का पी देखा जाता है, फिर आरओसी देखा जाता है, फिर आरओई देखा जाता है, फिर डेब्ट टू इक्विटी देखा जाता है, फिर प्रोमोटर होल्डिंग देखा जाता है, फेस वैल्यू बुक वैल्यू, फिर प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। ये देखने के तरीके हैं जो कि आप देख के ये अनुमानित लगा सकते हैं कि किस तरह करके आप स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अच्छे स्टॉक को फाइंड करके उस स्टॉक पे आप अच्छा फ्यूचर स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग या फिर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा और स्क्रीन में भी दिखाऊंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी उस कंपनी का वैल्यू क्या होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये बेसिक बता देता हूँ, इसको किस तरह करके ये इसको जानना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो क्या ये हुआ, पहला हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन कि 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए उस कंपनी का, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो या किसी भी कंपनी का हो। उसके बाद स्टॉक पी होता है। स्टॉक पी इसमें क्या होता है कि स्टॉक पी में आपको उसका प्राइस देखा जाता है कि उसका रेशियो देखा जाता है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ये चीज़ देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा सारा चीज़। ठीक है, इसको जब मैं स्क्रीन में ले जाऊंगा तब सारा चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है कि स्टॉक पी का माने होता है कि बस इसका सिंपल ही समझिए कि स्टॉक पी का माने यही हुआ कि किसी भी शेयर का वैल्यू या महंगा है या सस्ता है, ये देखा जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आर ओ सी और आर ओ ई। ठीक है, तो इसका क्या हो गया कि आर ओ सी ई का माने हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, और आर ओ ई माने हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये दोनों जो होता है ये होता है कंपनी का माने कि 20%। यदि 20% से ज़्यादा है, यदि ठीक है, यदि इसका रेशियो यदि 20% से ज़्यादा है तो उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ये देखा जाता है। बस आपको ये सारा चीज़ मिला के आर ओ सी ई और आर ओ ई, तो मैंने बताया आर ओ सी मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये पहला। और दूसरा आर ओ ई बताया था आपको रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, आर ओ ई जो है आर ओ ई से कम होना चाहिए। ठीक है, कम ज़्यादा ये आपको सारा चीज़ में दिखाऊंगा, अभी थोड़ा देर पहले दिखाऊंगा, थोड़ा देर बाद दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आर ओ ई का माने हो गया आपको रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद देखेंगे हम लोग डेप्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, ये क्या बताया मैंने आपको, 20% से ज़्यादा होना चाहिए, 20% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका रेशो 20% से ज़्यादा होना चाहिए, ये दोनों का। ठीक है, तभी जाके उसमें इन्वेस्ट करेंगे हम लोग। और पहला तो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और स्टॉक पी माने हो गया आपको शेयर शेयर देखेंगे, शेयर महंगा है कि सस्ता है वो देखेंगे। उसके बाद हो गया डेप्ट टू इक्विटी हमेशा 0.5 से कम होना चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी में ये ज़रूर देखें कि उसका 0.5 से कम होना चाहिए, और ये पॉइंट फाइव से कम होगा तब वो स्टॉक को अच्छा माना जाता है, उस शेयर को अच्छा माना, उस कंपनी को अच्छा माना जाता है, और वहाँ पे आप अच्छा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा 50%, एटलीस्ट 50% होना चाहिए या फिर 50% से ऊपर होना चाहिए। तब क्या होता है, प्रोमोटर होल्डिंग का माने क्या होता है कि कंपनी का शेयर, एक कंपनी का कितना परसेंट, एक जो कंपनी स्टार्ट किया उसका कितना परसेंट शेयर है उसका, तो ये हो गया 50%। ठीक है, उसके बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, तो इसके बारे में आप समझ गए हैं कि फेस वैल्यू का माना हो गया ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का ओरिजिनल वैल्यू। और बुक वैल्यू हो गया शेयर होल्डर का इक्विटी का मूल्य, माने कि शेयर होल्डर का जो इक्विटी का जो वैल्यू है वो। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ देखना है आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, उसके बाद ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। तो ये कैसे करना है ये आपको मैं अभी दिखाऊंगा सारा स्क्रीनर में जाके। तो इसमें मैं सारा डिटेल दिखाऊंगा उसमें किस तरह करके आपको शेयर को फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप
इतना तक आप समझ गए। समझने के बाद मैं आपको ले जाऊंगा अभी थोड़ा देर बाद। बाकी यहाँ देख लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पी, आर ओ सी ई, आर ओ ई और डेप टू इक्विटी, इन सब चीज़ों को देख के ही कंपनी का एनालाइज किया जाता है। उसका कंपनी का एक तरह का एक बायो निकाला जाता है कि उसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं सकता, उसके फ्यूचर में किस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस देंगे, किस तरह का प्रॉफिट दे सकते हैं, लॉस दे सकते हैं, ये आपको यही सब चीज़ों पर निर्भर करता है। उसके अलावा और भी निर्भर करता है, लेकिन ये जो होता है ये सब चीज़ ये बेस्ड होता है स्टॉक सिलेक्शन करने, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। तो ये स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए एक बढ़िया माध्यम है जो आप इसको स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन में कि ये आपको किस तरह करके आपको ये जानना है। स्क्रीनर में ले जाऊंगा, उसके बाद उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह करके स्टॉक फाइन किया जाता है और उस चीज़ को जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए आपको मैं बताऊंगा अभी, ये सारा चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इतना तक आप समझ गए होंगे इसको किस तरह करके आपको स्टॉक को फाइन करना पड़ता है, और स्टॉक को फाइन करने के बाद उसको ये किया जाता है, चूज़ किया जाता है। तो मैं क्या है कि सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनर के ओर लेके आया हूँ। स्क्रीनर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी का पूरा डिटेल निकाला जाता है, किसी भी कंपनी का। यदि आपको स्क्रीनर के बारे में पता नहीं है तो आपको मैं जस्ट आपको बता दूँ, ये आप जाइएगा स्क्रीनर टाइप करिएगा गूगल में, वहाँ पे यहाँ पे देखिए इसको, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रीनर एक सॉफ्टवेयर निकल जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करिएगा, टाइप करिएगा ये स्क्रीनर, किसी भी कंपनी को आप करिए, जैसे रिलायंस कर लीजिए या टाटा या बिरला, कोई भी कंपनी हो उसको आप यहाँ पे टाइप करिएगा, यहाँ पे उसका डिटेल आ जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको बताया था कि जैसे कि इस तरह के इसको कैसे पता करना है कि ये कंपनी, जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, रिलायंस एक बहुत अच्छा कंपनी है, ये हम जानते हैं। जैसे आपको एक कंपनी के बारे में डिटेल देने के लिए कि आपको किस तरह करके स्टॉक निकालना है, और जानिएगा कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको एनालाइज करना पड़ता है खुद ही, और खुद ही जांचना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखेंगे कि कंपनी का कैपिटलाइजेशन कितना है। कंपनी का कैपिटलाइजेशन यदि 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इस कंपनी का देखिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या है, मार्केट कैपिटल में क्या दिखाया था आपको, मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये पहला इसका पॉइंट रहा, सही है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक पी माने कि कंपनी का जो शेयर है, रेशियो पी, वो क्या है कि ये देखना है कि महंगा है या सस्ता है। ठीक है, तो ये आप देखना पड़ेगा कि इसका क्या है, पी जो है 20.30 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये हो गया आपको स्टॉक पी। ठीक है, स्टॉक पे ही हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा आर ओ सी और आर ओ ई के बारे में कि आर ओ सी आर ओ ई कैसे जांचना है, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं। आपको इसके पहले पहले आपको ले जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद आर ओ सी ई आर ओ ई, आर ओ सी आर ओ ई के बारे में मैं बता दिया था आपको, इसका फुल फॉर्म बता दिया था। आर ओ सी आर ओ ई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आर ओ सी जो है, आर ओ सी जो है, आर ओ ई से जो होता है ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक ध्यान रखिएगा और इसको आप देख के करिएगा। ठीक है, और ये कभी भी ना आपको 20% से ज़्यादा, 20% जो होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तब तो भी ये ठीक है, 10% और 8% दिखा रहा है तो भी ये ठीक ठाक है, उससे 20% से कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको। उसके बाद क्या होता है, डेप टू इक्विटी। डेप टू इक्विटी में क्या होता है, मैं आपको बताया था 0.5 से कम होना चाहिए। देखिए 0.5 माने कि यहाँ 0.63 है, माने 10% या 15% से एक्स्ट्रा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि किसी को मैं उसमें दिखाया हूँ, यदि इसमें नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप एड रेशियो कर दीजिएगा। एड रेशियो के बाद इसमें अपना सारा डिटेल इसमें निकल जाएगा, उसको ऑटोमेटिक एड हो जाएगा। उसके प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बताया था। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में कि क्या है कि 50% से एबव होना चाहिए। मैंने कि प्रोमोटर होल्डिंग का माने कि कंपनी का जो मालिक है उसका कितना परसेंट शेयर है, कम से कम 50% से एबव होना चाहिए, वो भी सही है। तो एटलीस्ट ये सब चीज़ सारा क्राइटेरिया इसमें मिल रहा है तो ये कंपनी अच्छा है। ठीक है, तो ये रिलायंस ऑलरेडी एक अच्छा कंपनी है, लेकिन क्या है ना कि इसमें मैं आपको जस्ट सैम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको किस तरह करके स्टॉक आपको फाइन करना है, और उस स्टॉक के बारे में आपको जानना है कि किस तरह करके आपको स्टॉक फाइन किया जाता है। उस कंपनी में यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ यदि मिल रहा है और आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब क्राइटेरिया को मिलने के बाद, मार्केट कैपिटलाइजेशन, शेयर होल्डर होल्डिंग, तो ये एक बेहतरीन है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसका नेट सेल और बैलेंस क्या होता है ना,
प्रत्येक साल बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ठीक है, घटते क्रम में नहीं होना चाहिए। यदि बढ़ते क्रम में है, उसका इंक्रीजिंग है तो सही है। यदि 1-2 साल हो सकते हैं, कुछ 1-2 महीना हो सकता है आगे पीछे, लेकिन ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं, इसके 10 साल के डिटेल देखते हैं, 10 ईयर्स के डिटेल देखेंगे कि इसका वैल्यू पहले कितना था। देखिए 372 स्टार्टिंग में 10 साल पहले था, आज के समय 2500 से भी अबव है। तो इसका माने है कि ये बेहतरीन है, इसका हर वक्त शेयर बढ़ा है और ये एक अच्छा कंपनी है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह करके आपको फाइंड करना है, इसके बैलेंस शीट देखना है, इसका बैलेंस शीट देखना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ठीक है। तो इसके बैलेंस शीट भी क्या होना चाहिए ना कि दिन प्रतिदिन प्रत्येक साल बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है ना कि मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें रिजर्व, बोरोइंग और जगह शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के बारे में दिखा देता हूँ कि ये जो है ना आपको किस तरह करके, आप और एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट क्या है, इसके बढ़ते क्रम में है, तो ये भी एक तरह का बढ़ते क्रम में होना चाहिए। उसके बाद इसका प्रॉफिट जो है, बैलेंस शीट, ये भी बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो इस तरह करके इसका सिलेक्शन किया जाता है स्टॉक का, और सिलेक्शन करके उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये नहीं कि अंधा गोंदा किसी भी शेयर को आपको लेके अंधा गोंदा प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या है कि एक समय आपको नुकसान ही करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, देखिए शेयर कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग हर वक्त क्या होगा, प्रत्येक साल का इसके घटते क्रम में होना चाहिए, या फिर प्रत्येक महीना घटते क्रम में होना चाहिए। ये नहीं कि जिस साल से स्टार्ट हुआ उस साल से बढ़ते क्रम में होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये चलेगा। उसके बाद शेयर कैपिटल क्या हो गया, ये बराबर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2,979 है, तो ये क्या है कि न्यूट्रल होना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ते क्रम में नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, रिजर्व कैपिटल भी थोड़े बढ़ते घटते क्रम में होने से भी चलेगा आपको, ठीक है। तो इतना तक आप समझ गए हैं, ठीक है, इतना तक आपको पहचान हो गया कि इसको किस तरह करके आपको फाइंड करना है और जानना है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा दिया। कैपिटल, मार्केट कैपिटल के बारे में 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, पीओ रेशियो के बारे में बता दिया, आरओसी आरओई के बारे में बता दिया, और डेप्ट रेशियो, ठीक है। डेप्ट रेशियो और प्रोमोटर होल्डिंग और मार्केट कैपिटलाइजेशन, यही 3 जो होता है मेन होता है जो एक किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। और उसके बैलेंस शीट को देख लीजिएगा, उसके बोरो को देख लीजिएगा, बोरोइंग को देख लीजिएगा, उसका शेयर कैपिटल को देख लीजिएगा, और उसके रिजर्व को देख लीजिएगा। प्रत्येक साल उसका जो इन्वेस्टिंग दर है, वो नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है किसी भी कंपनी को फाइंड करने के लिए। इसी तरह आप टाटा या कंपनी को भी कर सकते हैं, उसके बाद इंडियन रेलवे का भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी भी अदर कंपनी के लिए भी कर सकते हैं। तो ये एक आपको बस बताने का एक पर्पस है कि हमारा, कि आप इस चीज़ को आप समझिए कि किसी भी स्टॉक को आपको किस तरह करके फाइंड करना है, और उसको आपको किस तरह यूटिलाइज़ करना है और किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है। इसी तरह स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है किसी भी कंपनी में, और उसके प्री सिलेक्शन करके उसको उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ तक आप समझे हैं। उसके बाद ये सारा चीज़ को आपको फॉलो करना है, बस ये बेसिक टर्म है। यदि आप जानते हैं तो बढ़िया है, यदि ये नहीं जानते हैं तो आप इस बेसिक चीज़ को आप देखिएगा, और कभी भी स्टॉक को सिलेक्शन करने में आपके लिए सुविधा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी थैंक यू, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी थैंक यू।